हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में। तो इस सीज़न में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेसिक से लेकर चलेंगे। वेव ऑप्टिक्स में पहली थियरी देते हैं न्यूटन्स, और न्यूटन्स कहते हैं कि लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल नोन एज कार्पसेल्स। उसको जो होता है कार्पसेल्स बोलते हैं। तो ये पहली थियरी थी। और कार्पसेल जो होते हैं वो होते हैं रिजिड, मॉसलेस एंड हाईली इलास्टिक। इलास्टिसिटी उनकी ज़्यादा होती है। ये एजम्पशन था न्यूटन का। द साइज एंड शेप, जो साइज एंड शेप ऑफ कार्पसेल्स आर डिफरेंट। जो उनके साइज है, कार्पसेल्स जो है उनकी साइज अलग अलग होती है। तो न्यूटन साहब क्या है पहली थियरी, कहते हैं न्यूटन्स कार्पसेल्स थियरी। इन्होंने अपनी थियरी में ये बताया कि लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल से मिलकर हमारी लाइट जो होती है वो बनी है, टीनी पार्टिकल्स। ये पहला एजम्पशन है इनका, न्यूटन का, कि लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। और जो हमारे इसी को बोलते हैं पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं कॉल्ड कार्पसल कार्पसेल्स। ये कहलाते हैं। जो कार्पसेल्स होते हैं हमारे, वो होते हैं कार्पसेल्स आर रिजिड मॉसलेस एंड इलास्टिक। मॉसलेस होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ये रिजिड जो कार्पसेल्स है वो रिजिड है, मॉसलेस हैं एंड इलास्टिक भी है। ये अब इसकी दूसरी खासियत है कि साइज एंड शेप ऑफ कार्पसेल्स इज डिफरेंट। साइज और शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है कार्पसेल्स का। ये पहला कि लाइट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स known as corpuscles. Corpuscles are rigid, massless and elastic, and size and shape of corpuscles is different. यानी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और छोटा है, कोई इस तरह से हर की साइज और शेप जो होते हैं वो इक्वल नहीं है कार्पसेल्स जो है। चौथी बात है इन न्यूटन्स थियरी की, कि जो इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट न्यूटन ने बताया। और स्ट्रेट लाइन पाथ हम लोग जानते भी हैं कि लाइट हमारी जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जो कार्पसेल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करते हैं। एंड इन्होंने ये एक बात यह कि जो कार्पसेल्स है वो ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। उन्होंने कहा कि जो डेंसर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अधिक होती है अकॉर्डिंग टू रेयरर मीडियम।
रेयरर मीडियम के अपेक्षा जो होता है कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट, इन्होंने कहा था बट ये है नहीं, कह कि सबसे पहले फोको, जिसको फोकाल्ट कहते हैं, फोकाल्ट ने जापानी वैज्ञानिक था, उसने ये शो किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। यानी उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया फोकाल्ट ने कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयरर मीडियम में अधिक होती है। लेकिन इन्होंने जो हमारे न्यूटन साहब है, इन्होंने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो हमारे कलर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि सनलाइट जो होते 7 कलर से मिलकर बना है, तो जो कलर है वो रेड कलर का साइज जो कार्पस्कल्स है, वो रेड कलर के कार्पस्कल का साइज जो होता है वायलेट कलर के कार्पस्कल्स के साइज से अधिक होता है। यानी यहाँ पे ले लें कि ये रेड कलर का साइज है तो ये ज़्यादा है, और ये साइज ले लें किसका, वायलेट कलर का, तो रेड कलर के कार्पस्कल का साइज जो होता है वायलेट कलर के कार्पस्कल से साइज से अधिक होता है। ये इन्होंने न्यूटन ने अपनी थियरी दी, और इस थियरी के आधार पर, जो इसके थियरी के बेस पर उन्होंने लॉ ऑफ कह लें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये उन्होंने कहा कि जब लाइट जो होती है हमारी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो लाइट का मतलब यहाँ पे कार्पस्कल है, ये ऐसे आए और फिर ये कार्पस्कल जो होता है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गए। ये नॉर्मल हम ड्रा कर लें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। सेकंड में उन्होंने प्रूफ किया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने प्रूफ किया। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए उन्होंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती की, चूँकि उस समय के फेमस साइंटिस्ट थे, जो भी बात कह देते थे समाज में प्रचलित हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि जब लाइट, ये मान लेते हैं कि रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब हमारी कह दें कि लाइट हमारी जो होती है कि जब इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी जो हमारे कार्पस्कल होते हैं वो इस सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, तो जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं तो उनको एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स से खींचते हैं, यानी इधर भी खींचे, इधर इस तरह से फोर्स लगाया, उन्होंने अपने तरफ उसको खींच लिया और खींचेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो होता है ये हो जाता है। यानी लाइट जो होती है हमारी क्या होती है, रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट जब होती है कि वन होमोजेनियस मीडियम से अनदर होमोजेनियस मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है चेंज हो जाता है। तो रेयर से डेंसर में जा रही है और स्पीड ऑन पाथ भी चेंज हो जाता है। ये इसको जाना तो सीधा चाहिए लेकिन इसने बेंड कर गया, इस तरफ आ गई। तो उन्होंने कहा कि जब रेयर से डेंसर में हमारी लाइट जाती है तो होता क्या है, यहाँ पे जो सरफेस है रिफ्रैक्शन सरफेस मीडियम जहाँ पे चेंज हो रहा है रेयर से डेंसर, तो यहाँ पे जो डेंसर के पार्टिकल्स होते हैं वो उसको रेयरर के जो पार्टिकल उनको खींचते हैं, फोर्स से खींचते हैं। हालांकि यहाँ पे वही एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये फोर्स आखिर कहाँ से अपीयर्स होता है, बस उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पे फोर्स लगता है और फोर्स के कारण ये लाइट जो होती है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, पाथ इसका चेंज हो जाता है।
डायरेक्शन का पाथ चेंज हो गया। तो ये दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और उन्होंने स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर ये भी प्रूव कर दिया, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को एक्सप्लेन किया न्यूटन्स कॉर्पस्कल थ्योरी पर। हम न्यूटन कह दें कि बड़े फेमस थे और जो कह देते थे वो बात सही होती थी, सही मान लिया जाता था एक तरह से। लेकिन इसके बाद आती है थ्योरी जो होती है वेव नेचर ऑफ लाइट या वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट इसको दिया था डच साइंटिस्ट हाइगेंस ने। हाइगेंस ने इस थियरी को दिया था। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस थियरी को नोट करें। शार्ट में लाइट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बताया। अब आते हैं हम लोग हाइगेंस थियरी पर, हाइगेंस वेव थियरी, और फिर देखेंगे मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज तो नाउ वे डे अब तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो हमारी लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और वो थियरी दिया था मैक्सवेल ने। तो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, नोट्स बना लें, लिख लें, मिटा दें। ओके, 1 2 3 1 2 3। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में ही हम लोग का दूसरा टॉपिक है वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट। तो वेव थियरी ऑफ लाइट देखते हैं। तो इसको दिया था वेव थियरी ऑफ लाइट। तो वेव थियरी ऑफ लाइट, और इसको दिया था डच साइंटिस्ट ये थे हाइगेंस। डच साइंटिस्ट थे हाइगेंस, HUY, ये होगा हाइगेंस। हाइगेंस ने ये थियरी दिया था, डच साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि लाइट इज वेव, और मैकेनिकल वेव की बात की थी। लाइट इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो वेव होती है हमारी दो तरह की होती है, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है, एक हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोनों को हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देते हैं कैसे आप वेव को क्लियर करेंगे। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड सेकंड है ट्रांसवर्स वेव। तो ये दो तरह की वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं इस तरह से पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और इसमें जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, ऐसे जो पार्टिकल्स हैं ऐसे वाइब्रेट करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों का एक एग्जांपल्स हम आपको समझा दें कि जैसे आप देखे होंगे केचुआ होता है। केचुआ अपने शरीर को क्या करता है, समेटता और सीधे ऐसे बढ़ता है। इस तरह से केचुआ समेटा, शरीर को ऐसे समेटा, फिर एक ही बार बढ़ाया, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल्स है केचुआ। और ऊंट की सवारी है। तो ऊंट की सवारी में आप देखे होंगे कि ऊंट पर बैठ जाइए, आप ऐसे 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 होता रहेगा, ऊंट पर बैठ गए। तो कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बनता है, और जो केचुआ चलता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इन्होंने हाइगेंस ने कहा
कि जो हमारी वेव्स होती है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी लाइट इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इन्होंने कह दिया कि हमारी लाइट है, लाइट इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन्होंने ये बताया कि मैकेनिकल लॉन्ग, और मैकेनिकल का मतलब हुआ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की, यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए इसमें मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत। क्योंकि जब ये खोज की गई थी, जब हाइगेंस अपनी थियरी दे रहे थे, उस समय तक वैज्ञानिकों में यही मालूम था कि जो वेव्स है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड्स होती है, ज़रूरत होती है। तो अब इनको अपनी बात को प्रूव करना था, वो भी किसके विरुद्ध बोल रहे हैं, जो समाज में एक स्थापित व्यक्ति है हाइगेंस, न्यूटन्स, और न्यूटन के विरुद्ध बोल रहे हैं कि लाइट, न्यूटन ने कहा कि नहीं, जो तो लाइट है हमारी पार्टिकल्स है, लाइट हमारी पार्टिकल्स है, और ये कहते हैं नहीं लाइट वेव है। तो यहाँ पे तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, पैराडॉक्स हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो अब इनको हाइगेंस को अपनी बात को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए करना क्या पड़ा इनको, हाइगेंस को, क्योंकि वेव है तो इनसे सवाल तो जाहिर सी बात है पूछा जाता है कि वेव है तो ये किस मीडियम में ट्रेवल करती है बताओ। तो इन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम की कल्पना की और उस मीडियम को नाम दिया इन्होंने ईथर, नाम दिया ईथर, कि जो लाइट है वो इस मीडियम से होकर, ईथर से, जो यूनिवर्सल मीडियम है ईथर, उससे होकर लाइट हमारी आती है। और ईथर शब्द इतना प्रचलित हो गया बच्चों कि एक कह दे कि उपन्यास लेखक हैं सर आर्थर कानन डायल, सर आर्थर कानन डायल हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा द पॉइजन बेल्ट, तो पॉइजन बेल्ट पुस्तक लिखते हैं, और इस पुस्तक में कहते हैं कि ब्रह्मांड जो होता है, जो यूनिवर्स है हमारा, एक विषैले ईथर से होकर गुजरता है। यानी इसने ईथर शब्द ने किस में, लिटरेचर में भी अपना स्थान बना लिया, लिटरेचर में भी स्थान। अब तो ये हो गया कि हाइगेंस ये कहते हैं कि लाइट इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम इन्होंने कल्पना की ईथर। और ईथर है कि ये इसकी डेंसिटी जो होती है वेरी लो, डेंसिटी ऑफ ईथर इज वेरी लो एंड इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, इलास्टिसिटी जो होती है वेरी हाई होती है, और डेंसिटी जो होती है वो वेरी लो होती है। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है E/d। अब d हमारा क्या है, स्मॉल है, d हमारा स्मॉल है, और E जो है हाई है, इलास्टिसिटी हाई और डेंसिटी इज स्मॉल। यहाँ पे E इज इलास्टिसिटी एंड D फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी स्मॉल है और ये हाई है, मीन्स इस वेरी हाई जो लाइट है वो वेरी हाई स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की से ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो वेरी हाई स्पीड इन्होंने ये कल्पना की, और कहा कि ये जैसे कहने कि वेटलेस भी है, मास वेटलेस भी है, हल्का है, बहुत हल्का वेटलेस है, और ये पेंट्रेट थ्रू द मैटर, पेंट्रेट कर जाता है मैटर को, पेंट्रेट थ्रू द मैटर। तो मैटर को हम
कहने का मतलब यह है कि हर वस्तु में इंटर कर सकता है, तो ये मैटर में भी इंटर कर सकता है और वहाँ से होते हुए हम लोगों के पास पहुँचता है। और जब हमारी ह्यूमन आई के रेटिना पर स्ट्राइक करता है तो कह लें कि सारी विजन जो होता है क्लियर हो जाता है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये कार्पस्कुलस थ्योरी, वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। किन किन बातों को ये एक्सप्लेन करती है वेव थ्योरी, वो हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज तो ये एक्सप्लेन करता है रिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन कह लें, पहले रिफ्लेक्शन को ये थियरी एक्सप्लेन कर देती है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बात को देखेंगे रिफ्लेक्शन को। सेकंड इसने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया रिफ्रैक्शन। एंड थर्ड इसने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। इंटरफेरेंस भी हम लोग जानेंगे वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है। डिफ्रैक्शन को भी इस थियरी ने एक्सप्लेन कर दिया। डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गया अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव्स थियरी। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इवन पोलराइजेशन के कंडीशन में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको अभी। पोलराइजेशन ये हम लोग अलग अलग तीनों टॉपिक को स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक्चुअल में पोलराइजेशन की खोज कह लें कि हाइगेंस ने ही की थी, लेकिन हाइगेंस जब वेव थियरी दिए थे तो उन्होंने कहा कि जो वेव है, लाइट है हमारी, वो लॉन्गिट्यूडनल है, बट पोलराइजेशन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मानने पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर हाइगेंस को अपना जो थियरी था उसमें ये मानना पड़ा कि नहीं, लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव है। और ऑब्वियसली आज जो होता है कि लाइट को ट्रांसवर्स वेव माना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव लाइट होती है। तो पोलराइजेशन यानी एक्सप्लेन तो किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लेकिन पोलराइजेशन के कंडीशन में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग मान रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ना होकर कौन सी वेव हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेव। यानी पोलराइजेशन आते आते कि यहाँ पे लाइट जो होती है हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। और इवन आज यही माना जाता है कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। तो ये था हमारे हाइगेंस साहब का थियरी। फिर इसको हम समराइज करते हैं। हाइगेंस ने कहा कि लाइट इज वेव और वेव है तो इसको ट्रेवल करने के लिए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव और वेव है तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर उन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम की कल्पना की जिसका नाम दिया ईथर। और ईथर के बारे में ये बताया कि डेंसिटी ऑफ ईथर इज़ वेरी स्मॉल एंड इलास्टिसिटी ऑफ ईथर इज़ वेरी हाई एंड मासलेस इंटर थ्रो मैटर। मैटर में क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, किसी भी वस्तु में इंटर कर जाएगा, ये इन्होंने बताया। इवन अगर आप ये करें कि देखिए जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इसी ईथर की खोज को लेकर हुआ था और उन्होंने हर जगह डिफरेंट सेशन में और बहुत सारी जगह प्लेस बदल कर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ईथर कहीं मिला नहीं। तो ईथर था ही नहीं, वो तो कल्पना की है, क्योंकि न्यूटन के खिलाफ बोल रहे थे और न्यूटन एक समाज में स्थापित वैज्ञानिक थे
उनके विरुद्ध जा रहे थे, तो इनको अपनी थियरी प्रूव करने के लिए कुछ देना था, क्योंकि जो वेव था उसको चलने के लिए उस समय तक, हाइगेंस के समय तक ये मालूम था कि वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और उन्होंने एक मीडियम, काल्पनिक मीडियम, इमेजिनरी मीडियम मान लिया था, ईथर। लेकिन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने कहीं पर भी डिफरेंट सेशन में डिफरेंट प्लेस पर किया उन्होंने, लेकिन कहीं पर भी ईथर को नहीं पाया, ईथर को नहीं पाया। लेकिन इस थियरी का कह के मेरिट ये है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट को क्या करते हैं, इस थियरी, वेव थियरी पर एक्सप्लेन नहीं करते। उसके लिए एक थियरी आती है जिसको बोलते हैं मैक्स प्लांक की क्वांटम थियरी। तो आप बच्चों इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दें। 1 2 3, 1 2 3 कहाँ गई थी, तुमसे मिलने को दिल करता। ओ हो सर क्या बोल रहे हैं, अरे बच्चों क्या करें। चलो, तो ये क्या कहते हैं कि मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लांक्स क्वांटम थियरी, मैक्स प्लांक की क्वांटम थियरी। ये देखते हैं, ये कहता है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये कहते हैं कि लाइट ट्रेवल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटान, इसको बोला जाता है फोटान, या इसी को बोलते हैं क्वांटा और क्वांटा, फोटान और क्वांटा, ये कहलाता है। तो ये कहते हैं कि लाइट ट्रेवल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटान और क्वांटा। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटान, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटान h nu, where h is Planck constant and nu is frequency of light। h हमारा यहाँ पे है, उसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमारा है प्लांक कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये इन्होंने दिया मैक्स प्लांक थियरी। और मैक्स प्लांक थियरी के बेसिस पर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट, एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने किया था इस थियरी पर, मैक्स प्लांक के क्वांटम थियरी के बेस पर, एंड कॉम्पटन इफेक्ट भी इस थियरी पर एक्सप्लेन हो जाता है। यानी लाइट के कंडीशन में हम देखें तो लाइट के कंडीशन में दो सिचुएशन बन रहे हैं। लाइट है तो लाइट हो गया, एक तो कंडीशन आया पार्टिकल है, दूसरा बना कि वेव है। और जब हम इसको पार्टिकल मान रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन हो रहा है, बट डज नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बट जब वेव हम सपोज कर रहे हैं लाइट को, तो ये एक्सप्लेन कर दे रहा है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, बट डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, इनको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। तो
बीच में एक आते हैं क्या कहते हैं, दी ब्रोगली, इसको बोलते हैं। अब ये मान लीजिए था कि लाइट समटाइम बिहेव्स लाइक ए वेव एंड समटाइम्स बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। लाइट जो होती है समटाइम बिहेव करती है वेव की तरह से, समटाइम बिहेव्स करती है पार्टिकल की तरह से। तो ये अब माना जाता है। और इसी से कह दें कि लाइट की दोहरा ड्यूल नेचर दिख रहा है कि पार्टिकल की तरह से बिहेव कर रही है और कह दें वेव की तरह से बिहेव कर रही है। तो इसी से कह दें कि इंस्पायर्ड होकर दी ब्रोगली, लुइस दी ब्रोगली ने कहा कि मैटर जो है उसमें भी ड्यूल नेचर होता है, यानी मैटर जो होता है पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है और वेव की तरह से भी बिहेव करता है। और डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्टेन कंडीशन पर वेव की तरह से बिहेव करता है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल से होता है, यानी मैटर भी जो होते हैं वो भी वेव की तरह से बिहेव करते हैं, उनमें भी ड्यूल नेचर पाया जाता है जैसे कि लाइट में पाया जाता है। ये तो था। अब हम लोग कह देते हैं कि हम एक्सप्लेन कर लेते हैं हाइगेंस, जो हमारे हाइगेंस है उनका कह दें कि हाइगेंस का वो ले लेते हैं, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी। तो ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर सेशन का एंड करते हैं क्योंकि लंबा चला जाएगा। तो बच्चों इसको नोट करें, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन एक तरह से कहें कि इंट्रोडक्शन है ये इस वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो नोट करें बच्चों। ओके ओके ओके, तुम आयो ना हो, हम तो आएंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी। ये देखते हैं कि थियरी क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, पहले तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस थियरी में हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, फर्स्ट पॉइंट में वेव फ्रंट, ये सरफेस इन ए मीडियम, कह लें कि वेव फ्रंट के बारे में बताएं आपको कि वेव फ्रंट कह दें कि एक सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है इन ए मीडियम ऑन विच ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी उस सरफेस के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उस सरफेस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो यहाँ पे पहले वेव फ्रंट का डिफिनीशन ले लेते हैं कि ये सरफेस such that on which all particles vibrating in same phase, phase, the surface is called wave front। सरफेस को, इस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये हमारा है वेव फ्रंट। यहाँ पे शॉर्ट में अब ऑल दी पार्टिकल्स आर मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। all the particles in the medium are vibrating in the same phase is called wave front। अब आप
देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक फेज क्या है, व्हाट इज फेज। तो फेज में वेव वाले चैप्टर में चले जाएं क्लास 11th में, और क्लास 12 में भी हम लोगों ने देखा है अल्टरनेटिंग करंट में। तो y इक्वल टू यहाँ पे एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस होता है, तो एक ही चीज़ लेते हैं। ये जो होता है इतना पोर्शन जो होता है वो कहलाता है फेज। ये हमारा फेज है। तो ये फेज है। तो पहला क्या किया, द सरफेस सच दैट ऑन विच ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, या ऐसे कि ऑल द पार्टिकल्स इन मीडियम, all the particles in medium are vibrating in the same phase is called wave front। उसको बोलते हैं wave front। जो सोर्स होता है हमारा, नेचर ऑफ सोर्स के बेसिस पर जो वेव फ्रंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नेचर ऑफ सोर्स, तो सोर्स किस तरह का होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो सेकंड पॉइंट में हम ले लेते हैं टाइप, या यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि वेव फ्रंट के टाइप क्या हैं। तो नेचर अगर 3 टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जो ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, अगर सोर्स हमारा पॉइंट हो, सोर्स हमारा कैसा हो, पॉइंट हो। पॉइंट का मतलब आप कोई भी एक हार्ड बोर्ड ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड हो, तख्ती ले लीजिए और पिन उसमें चुभो दीजिए, या एक डब्बा ले लीजिए, डब्बे को आप बंद कर दें और डब्बे के अंदर बल्ब रख दें, और फिर एक में कहीं पे एक साइड में हल्का सा पिन चुभो दें, तो वो सोर्स होगा पॉइंट। और पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट, जैसे कोई कॉपी है, ऐसे यहाँ पे होल कर दिया, यहाँ पे लाइट सोर्स रख दिया, तो इसके पीछे जो वेव फ्रंट होगा वो इस तरह से गोल गोल आगे बढ़ेगा। यानी यहाँ पे वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, अगर सोर्स हमारा पॉइंट हो तो। और जो रेज होती है वो ऑलवेज आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, यानी ये रेज है, और रेज हमारी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये रेज है और ये वेव फ्रंट है। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें वेव फ्रंट का, कि आप कहीं बैठे हो और क्या कहते हैं, शांत तालाब के किनारे कहीं बैठे हैं, और हल्का सा ऐसे पत्थर लीजिए, डिप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे क्या होता है, ऐसे वेव्स निकलती हैं। तो वेव ऐसे भी होती है, ऐसे बल खाते हुए, इस तरह से भी आगे, ऐसे ऊपर। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रिपल। तो रिपल वाला जो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन हुआ, वो एक तरह से वेव फ्रंट हुआ, और यही इस तरह से आगे बढ़ रहा है। वेव फ्रंट ही वेव की तरह से भी है। देखें ये इस तरह से रिपल्स जो होते हैं आगे बढ़ता है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है आगे उठा, वो आपका क्या है, वो जो होता है कहते हैं कि वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे कहते हैं जब हमारा सोर्स पॉइंट होगा तो हमारी जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। यानी सोर्स कैसा हो, सोर्स जब पॉइंट होगा, सोर्स पॉइंट हो, पॉइंट नुमा, तो वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। वेव फ्रंट जो होगा वो स्फेरिकल होगा। ये हो गया। अब देखें कि सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड जो होता है कि सोर्स एट इन्फिनिटी, सोर्स एट इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी के कंडीशन में जो सोर्स इन्फिनिटी पर हो, तो उस कंडीशन में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन होता है। ये भी अगर कह दें कि जो प्लेन वेव फ्रंट है,
ये वेव फ्रंट है स्फेरिकल, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो ये भी जो होता है प्लेन हो जाएगा। तो कहें कि अगर सोर्स एट इन्फिनिटी बहुत दूरी पर है तो वेव फ्रंट जो होता है वो हमारा, ये हमारी रेज हो गई, रेज, और वेव फ्रंट जो होगा वो अब यहाँ पे एक प्लेन ड्रा कर लीजिए, तो ये वेव फ्रंट हो गया। ये बहुत सारे वेव फ्रंट होंगे, और वेव फ्रंट का मतलब कि इसमें जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो ये इन्फिनिटी पर अगर सोर्स है तो उस कंडीशन में वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, वेव फ्रंट होता है प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से ओरिजिनेट होगा। अगर हमारा सोर्स लीनियर हो, लीनियर मीन्स रेखिक, लीनियर, तो थर्ड है कि सोर्स कैसा हो, सोर्स लीनियर हो, लीनियर, तो उस कंडीशन में, लीनियर का मतलब एक आप लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अभी इसका एग्जांपल देखें कि आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, दबती है, और ब्लेड से हल्का सा उसमें से ऐसे काट दीजिए, लाइनिंग करके काट दीजिए, और दूसरी तरफ बल्ब जला देंगे, सोर्स हो जाएगा, वो लीनियर सोर्स होगा। अब लीनियर सोर्स होगा तो यहाँ पे जो रेज है वो इस तरफ भी निकलेगी, इस तरफ भी, ऐसे भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, दोनों तरफ रेज जो होती है वो क्या होगी, निकलेंगी, इधर भी रेज निकली। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होता है वो होता है सिलिंड्रिकल। तो जब सोर्स हमारा कैसा हो, सोर्स हमारा लीनियर हो, तो वेव फ्रंट हमारा होता है कैसा, वेव फ्रंट हमारा होता है सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। तो अब फिर से एक बार हम बता दें वेव फ्रंट में कि स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट, यहाँ पे सोर्स एट इन्फिनिटी है तो प्लेन वेव फ्रंट, अगर सोर्स हमारा लीनियर है तो उस कंडीशन में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। यानी सेकंड जो इसका पॉइंट आप बनाएं तो वेव फ्रंट का टाइप ले सकते हैं, या इसी में वेव फ्रंट में ही टाइप भी बता दीजिए। तो पहला पॉइंट हो गया हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी का। तो हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी का, ओके बच्चों, तो आप नोट करें इसको, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी का फर्स्ट पॉइंट नोट करें बच्चों, नोट करें, मिटा दें, ओके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहाँ गई थी, ओके। तो ये हम लोग का था। अब इसी का हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट every point on wave front act as a new source, act as new source of wave, new source of wave, a fresh wave originate, ये फ्रेश वेव ओरिजिनेट ये हो गया सेकेंड। यानी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होते हैं एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, ओरिजिनेट, ए फ्रेश वेव ओरिजिनेट कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, इसी को बोला जाता है कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। ये सेकेंडरी वेवलेट है। यानी अगर हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो इस पर का यहाँ पे जितने भी पॉइंट है
ये एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, ओरिजिनेट न्यू वेव। अब इस वेव को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये वेव फ्रंट नहीं है, ये वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट कहलाता है। तो ये था कह लें कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, ए फ्रेश वेव ओरिजिनेट called secondary wavelet. And secondary wavelet travel in a medium with the speed of original wave, speed of original। तो थर्ड में हम लिख सकते हैं secondary wavelet travel in a medium with the speed of original wave, speed of original wave। यानी जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट होती है वो स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव, प्राइमरी वेव के स्पीड से ही ट्रेवल करती है। ये था कह ले सेकेंड पॉइंट। ओके बच्चों, तो इसको नोट करें के सेकेंड पॉइंट में था एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट ऑन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव, act as a new source of wave, a fresh wave originate called secondary wavelet। secondary wavelet travel in a medium with the speed of original wave। अब ये आप लिख लें। तो ओके बच्चों, नोट करें। ओके, तो आइए लास्ट वन देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट हाइगेंस प्रिंसिपल का। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि द एनवेलोप इसी को बोल सकते हैं टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट secondary wavelet in forward gives new wave front gives new wave front। अब इसका मीनिंग आपको समझाएं कि अगर सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ टेंजेंट ड्रा कर ले या एनवेलोप ड्रा कर लें, तो वो जो एनवेलोप होगा वो न्यू वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। वो तब न्यू वेव फ्रंट होगा, नया वेव फ्रंट होगा। जैसे अब यहाँ पे देखें, अब एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन हम लोग दूर करें। पहली चीज़ तो यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स यहाँ से हमको ये वेव फ्रंट मिला और इस वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट है न्यू सोर्स का काम किया। फिर यहाँ पे पॉइंट है वो भी न्यू सोर्स, यहाँ से भी फिर वेव ओरिजिनेट हुई, फिर यहाँ पे भी ओरिजिनेट हुई। अब इन्हीं को हम कह दें कि इनको टच करता हुआ अगर टेंजेंट ड्रा कर लें इस तरह से, तो ये जो होता है न्यू वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये गिव्स न्यू वेव फ्रंट। तो ये जो होता है कि सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंड। लेकिन ये जो टेंजेंट ड्रा किए हैं वो जो है हमारा क्या है
ये न्यू वेव फ्रंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे हमने सोर्स मान लिया, अब सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट ये से निकली, सोर्स से ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारी निकल रही हैं। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट और जो रेज होगी वो क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये रेज हमने ड्रा कर लिया। अब देखें कि हमको मान लेते हैं कि जो वेव है हमारी v स्पीड से चल रही है और किसी टाइम पर आफ्टर टाइम t, एट एनी इंस्टेंट टाइम t पर हमको वेव फ्रंट के न्यू पोजीशन को फाइंड करना है। तो ये जो होता है कि कितना डिस्टेंस t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब हमने क्या किया कि इस पर जो होता है कि नंबरिंग कर दिया, मार्क कर दिया 1 2 3 इस तरह से, और मार्क करने के बाद से फिर जो होता है कि यहाँ ये कौन सा सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स हो गए। अब इस पर हमने VT, ये जो हमारा VT है उतने रेडियस का स्फीयर ड्रा कर लिया। तो अब VT रेडियस का हमने स्फीयर ड्रा कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से हमने इनको, अब इनको टच करते हुए क्या करते हैं कि टेंजेंट ड्रा कर लिया। तो अब ये डैश और बी डैश, ये ए डैश बी डैश इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। यानी किसी भी इंस्टेंट पर हमें न्यू वेव फ्रंट के पोजीशन को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, VT उस इंस्टेंट पर V को हमने मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए कि 1 सेकेंड बाद हमको या 2 सेकेंड बाद, तो 2 यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस आर्क का रेडियस का हम स्फीयर ड्रा कर लेंगे उस पोजीशनों पर रखकर, और मार्क कर दिया स्फीयर। और ये क्या कि वृत्त चाहे स्फीयर ड्रा किया, और इनको स्पर्श करता हुआ हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर लिए। इसी को बोलते हैं एनवेलोप। तो ये एनवेलोप जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी पर रिप्रेजेंट। लेकिन एक वेव फ्रंट जो होता है कि बैकवर्ड में भी फाउंड हो रहा है। यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया A डबल डैश और B डबल डैश। अब क्या हुआ कि अब 2 वेव फ्रंट मिल गए, एक बैकवर्ड में भी, एक फॉरवर्ड में भी, एक बैकवर्ड में मिला, एक फॉरवर्ड में मिला। तो अब किसको एक्सेप्ट करें, तो हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थियरी जो होती है बैकवर्ड के वेव फ्रंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। उन्होंने हाइगेंस ने ये रीजन दिया कि जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। इसलिए हाइगेंस ये बात कह करके इसको पूरी तरह से तो सही नहीं मान सकते, लेकिन हाइगेंस ने इस बात को कह करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हाँ लो भैया हमने एक्सप्लेन कर दिया इसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फॉरवर्ड का वेव फ्रंट है उसका वेव एम्पलीट्यूड ज़्यादा और बैकवर्ड का जो है उसका एम्पलीट्यूड कम है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और हम लोग ये जानते हैं कि जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है तो वेव फ्रंट हमारा कैसा हो जाता है, वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल हो जाता है, प्लेन हो जाता है। तो बहुत अधिक डिस्टेंस पर अगर आप चलते हैं तो यही चीज़ आकर हमको कैसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ऐसे इसको हम ले सकते हैं A डैश एंड B डैश, इसको हम नाम दे देते हैं A एंड B, और यहाँ पे नाम दे देते हैं A डबल डैश B डबल डैश। और ये हमने कहा कि हमने जो होता है कि एक पोजीशन है वेव फ्रंट का AB, और आफ्टर टाइम टी टाइम बाद जो होता है हमके वेव फ्रंट के न्यू पोजीशन को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि VT रेडियस का यहाँ पे V और T रेडियस का वो क्या करते हैं, सर्किल ड्रा कर लिया और इन सर्किलों को स्फीयर मान ले, स्फीयर ड्रा कर लिया और इनको स्पर्श करता हुआ टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। और ये टेंजेंट जो था फॉरवर्ड का जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।